हेलो फ्रेंड्स, डी लॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो आईपीसी की सीरीज कर रहे थे, अब उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब तक जो हमने हमारी आईपीसी की सीरीज में किया है वो सबसे पहले देखा था प्रिलिमिनरी पार्ट, जो था प्रारंभिक, जो था 1 से लेके 5 तक। फिर हमने किया था चैप्टर सेकंड सामान्य स्पष्टीकरण, जो था 6 से लेके 52 क तक। फिर चैप्टर थर्ड आया दंडों के विषय में, वो आया 53 से लेके 75 तक, 53 से लेके 75 तक। फिर हमने देखा था चैप्टर फोर साधारण अपवादों के विषय में, 76 से लेके 106 यानी 76 से लेके 106 तक। अब हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो है चैप्टर 5। ये चैप्टर हमें क्या बता रहा है? ये चैप्टर हमको बता रहा है दुष्प्रेरण के विषय में। किसके विषय में? दुष्प्रेरण के विषय में, यानी अबैटमेंट के विषय में बता रहा है हमको चैप्टर 5। जब हम अबैटमेंट के बारे में चैप्टर्स को देखते हैं तो ये जो कवर करता है, ये चैप्टर कवर करता है 107 से लेके 120 यानी 107 से लेके 1020 तक सेक्शंस। तो जब हम सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 107 का, 107 को देखने के बाद हमें पता चलता है कि दुष्प्रेरण क्या होता है, अबैटमेंट क्या होता है। तो जो अबैटमेंट होता है उसको एक्ट की लैंग्वेज देखने से पहले हम देखेंगे कि किसी बात का जब दुष्प्रेरण किया जाता है, अबैटमेंट किया जाता है, तो उसमें तीन चीजें शामिल होती है। एक तो सबसे पहले आता है उकसाना, किसी व्यक्ति को उकसाया जाता है, किसी षड्यंत्र में शामिल हुआ जाता है, और क्या किया जाता है, सहायता की जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा। किस चीज की सहायता? या तो किसी कार्य को करने में सहायता, या कोई अवैध कार्य हो उसको लोप के द्वारा, मतलब लोप किया, किसी चीज को छुपा दिया, अवैध चीजों को छुपा दिया, इस तरह से सहायता की जाती है, तब दुष्प्रेरण होता है। तो जब हम एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं तब हमें पता चलता है कि किसी बात का दुष्प्रेरण तब कहा जाता है जब कोई बात करने हेतु कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी को उकसाता है, ठीक है, और अपराध करने के लिए षड्यंत्र में सम्मिलित होने के द्वारा। तो यहाँ पे आ गया षड्यंत्र, फिर आ गया अपराध करने के लिए एक व्यक्ति की कार्य या अवैध लोप के द्वारा सहायता करना। ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा दुष्प्रेरण। जब हम बैटमैन के सेक्शन को देखते हैं, 107 को देखते हैं, तो हमें इसमें मिलते हैं दो स्पष्टीकरण। तो जो इसका फर्स्ट नंबर का स्पष्टीकरण है वो हमको बता रहा है कि जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्योपदेशन के द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध था, मतलब कोई तात्विक तथ्य थे उनको प्रकट करने के लिए वह आबद्ध था, और उसको उसने क्या किया, जानबूझकर छिपाया। तो जानबूझकर छिपाने के द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित करना या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न भी करता है, तो वह उस बात को किया जाना उकसाता है, ये कहा जाता है। मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करने या न करने के लिए उकसाया जाता है, ये बोल रहा है। और जब हम इसका सेकंड स्पष्टीकरण देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय क्या करता है, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने यानी सरल बनाने के लिए कोई बात करता है, या कोई उसको क्या करता है, सुकर बनाने के लिए प्रयास किया जाता है, तो वह उस कार्य को करने के लिए सहायता करता है, यह कार्य कहा जाता है। तो क्या हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति है, कैसे सहायता कर रहा है कि एक व्यक्ति है वो किसी घर में गृह भेदन करना चाहता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उस दूसरे व्यक्ति ने क्या किया कि उस ग्रह भेदन करने में उसकी सहायता कैसे की? मान लो ये ए नाम का व्यक्ति है, ये इस घर में घुसना चाहता है, ठीक है। अब इस घर के दरवाजे हैं बंद, ये दरवाजे दोनों बंद है। बी क्या करता है, आके इसके दरवाजों को खोल देता है, ठीक है। और ए को क्या होती है, आसानी हो जाती है, सुकर हो जाता है कि वो घर के अंदर घुस सके। तो बी ने क्या किया, बी ने इसकी सहायता करी ना, किस काम में, गेट को खोलने के लिए। अगर ये आके इन गेटों को खोल देता है, ओपन कर देता है, और ए आसानी से इसके अंदर जा सकता है, तो क्या होता है, बी ने सुकर बनाने का काम किया, सरल बनाने का काम किया, साहस्य सहायता करी, ये बोल रहा है हमको स्पष्टीकरण नंबर 2। तो ये तो था हमारा सेक्शन 107 जो हमको बता रहा था दुष्प्रेरण के बारे में, अबैटमेंट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के चलेंगे सेक्शन 108 पर। 108 हमको बोल रहा है दुष्प्रेरक क्या होता है, कौन होता है दुष्प्रेरक, अबैटर कौन होता है? जो अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, अबैटमेंट करता है। ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता है, जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है वो होता है दुष्प्रेरण। वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का किया जाता है, ये बता रहे हैं। तो ये वह होता है, मतलब अपराध करने के लिए किसी आशय या ज्ञान से क्या करता है, ऐसा कार्य करता है जो दुष्प्रेरक का कार्य हो।
तो 108 तो हमको ये बताया कि वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य का किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो कि क्या होता है, अपराध होता है। और यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता है। दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान के साथ भी अगर वो व्यक्ति काम करता है तो वह व्यक्ति दुष्प्रेरक ही माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 108 ए आता है। 108 ए हमको बोलता है, 108 ए बोलता है कि भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। क्या बोल रहा है, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। तो 108 ए की अगर हम एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर है और उससे परे रहते हुए ऐसे कार्य का जो भारत में दुष्प्रेरण करता है तो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। ठीक है, ये बात हमको बोली 108 ए ने। अब देखते हैं हम सेक्शन 109। तो 109 हमको क्या बोल रहा है, 109 बोल रहा है हमको दुष्प्रेरण का दंड। दुष्प्रेरण का दंड यानी अबैटमेंट का दंड क्या होगा, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां के उसके लिए दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। दंड के लिए अभिव्यक्त उपबंध नहीं है मतलब कोई दंड नहीं दिया गया है तो व्यक्ति कौन से दंड से दंडित किया जाएगा, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उसे उस अपराध के लिए उपबंधित है। मान लो अगर हत्या का दुष्प्रेरण किया है तो हत्या के लिए दंडित किया जाएगा, और अगर बलात्संग का दुष्प्रेरण किया है तो बलात्संग के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 110। 110 हमको बोल रहा है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय का कार्य करता है, मतलब जो दुष्प्रेरक का आशय था उसके आशय से अगर अलग आशय का कार्य करता है तो क्या होगा। तो जब हम एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा। किस दंड से दंडित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, जो किया जाता है यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से किया जाता था, ना कि किसी अन्य या आशय या ज्ञान से किया जाता है। तो ये किस में बोला गया है हमको, इसमें बोला गया 110 में बोला गया है, और इसमें क्या होगा, अबैटर लायबल होगा, दुष्प्रेरक दायर होगा। फिर आता है 111 सेक्शन। ये हमको बता रहा है कि यहाँ पे तो हमको बताया था कि भाई दुष्प्रेरक, 110 में तो हमको ये बताया था कि दुष्प्रेरक का दंड क्या होगा यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय का यानी अलग आशय का कार्य किया हो। पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ पर्सन अबैटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबैटर। लेकिन जब हम 111 को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दुष्प्रेरक का दायित्व क्या होता है, लाइबिलिटी ऑफ अबैटर व्हेन वन एक्ट अबैटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। क्या, जब एक कार्य को दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न आशय का कार्य किया गया है तो क्या होगा, जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है यानी अलग कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक यानी अबैटर उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया, यानी मानो उसने सीधे डायरेक्टली वही काम किया है। लेकिन जब हम इसमें एक परंतु देखते हैं, प्रोविजो देखते हैं, तो ये पता चलता है कि जब किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था, मतलब ऐसा नहीं हो सकता था, और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण घटित होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो भी कार्य किया हो ना, तो उस दुष्प्रेरण के, जो दुष्प्रेरक ने जो काम किया हो उस काम को करने के संभावित परिणाम हो। संभावित परिणाम क्या होता है कि मतलब बिल्कुल संभावना है कि वो कार्य हो ही जाएगा, तो अबैटर लायबल होगा। ये हमको कौन बोल रहा है, ये हमको बोल रहा है 111। फिर हम बढ़ते हैं 112 की तरफ। तो 112 हमको बोलता है, तो जब हम 111 में तो क्या था कि संभावना पे डिपेंड था कि संभावित संभावित परिणाम होगा, संभावित परिणाम होगा, तो कौन, अबैटर क्या होगा, अबैटर अबैटर क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। ठीक है, और जब 112 देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय होगा। आकलित दंड क्या है, इसका कीवर्ड है। तो क्या होगा कि मतलब किए गए कार्य के लिए और जो किया जा सकता था उसके में से किसके लिए दंडनीय होगा। तो ये बता रहा है 112 कि यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक क्या था, अंतिम पूर्वगामी धारा के अनुसार दायित्व के अधीन है। अंतिम पूर्वगामी धारा कौन सी हो गई, अंतिम पूर्व धारा हो गई 111। इसमें तो था दायित्व, दायित्व की बात 111 में तो कर रखी थी।
तो जब 111 के अकॉर्डिंग दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरक कार्य के अतिरिक्त किया जाता है, जो दुष्प्रेरक ने काम दिया है उसके अलग, उसके अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा में काम किया जाता है और वह कुछ सुभिन्न अपराध गठित करता है। सुभिन्न यानी कोई अलग अपराध गठित कर देता है तो दुष्प्रेरक क्या होगा, दोनों कार्य के लिए दंडित किया जाएगा। दोनों कार्य के लिए दंडित क्यों जाएगा, दायित्व क्यों दिया जाएगा, क्योंकि भाई उसने तो जो दुष्प्रेरक ने काम किया था उस कार्य को करने में ही उस दूसरे काम को यानी उस अपराध को करने के लिए ही दूसरे अपराध को क्या किया है, दूसरे अपराध को किया है। तो क्या होगा, वो व्यक्ति पहले अपराध के लिए भी और दूसरे अपराध दोनों के लिए दायी ठहराया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमको किसने बोली थी, ये बात हमको बोली 112 ने। अब हम बढ़ते हैं 113 की तरफ। 113 हमको बोल रहा है, 113 हमको बोल रहा है कि दुष्प्रेरक कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए। यहाँ पे तो क्या था, दायित्व हो गया कीवर्ड, और 110 में क्या था, दंड था। ठीक है, और 112 में क्या था, दोनों दोनों कार्य के लिए दायित्व हो जाएगा। और 113 कह रहा है प्रभाव के बारे में। प्रभाव के बारे में क्या बता रहा है कि दुष्प्रेरक कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशय से भिन्न हो। दुष्प्रेरक के दायित्व क्या होगा, दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशय से भिन्न हो। ये कौन बता रहा है हमको, 113। तो इसमें क्या होता है, इसमें विशिष्ट प्रभाव की बात कही गई है। 113 में क्या कहा गया, एक विशिष्ट प्रभाव होना आशय है ना, विशिष्ट प्रभाव का आशय होना चाहिए, ये बात हमको बोल रहा है 113। ठीक है, फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं और 114 की तरफ चलते हैं तो हमें पता चलता है कि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण। तो ये बता रहा है कि भाई जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, उस समय जब उपस्थित हो, जब वह कार्य अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब समझा जाएगा कि उसने कार्य अपराध किया है। तो दुष्प्रेरक की उपस्थिति उपस्थित है या नहीं है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई व्यक्ति क्या होता है, फोन पे भी तो एक व्यक्ति है, ये क्या कर सकता है, फोन पे भी तो कह सकता है ना कि भाई तुम वो किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित कर सकते हैं ना। तो ये किसी अपराध को करने वाली जगह पे उपस्थित हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दुष्प्रेरक की उपस्थिति के बारे में बता रहा है हमको 114। फिर आते हैं हम 115 की तरफ। 115 हमको बोल रहा है, 115 हमको बोल रहा है कि मृत्यु या आजीवन कारावास, डेथ पनिशमेंट और एलआई से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता। तो जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए। अगर अपराध नहीं किया जाएगा और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है तो क्या होगा, वो व्यक्ति 7 वर्ष तक का सादा या कठिन कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है ना। और यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप कर दिया जाता है, यदि कार्य हो जाता है तो क्या होगा, और फिर क्या होता है, यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है तो क्या होगा, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोनों में से किसी भांति के कारावास मतलब या तो वो सादा भी हो सकता है कठिन भी हो सकता है, जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो 14 वर्ष तक का कारावास, सादा या कठिन और जुर्माना, इनसे क्या होगा, वो दायित्व के अधीन होगा। ये बात हमको बता रहा है 115। 115 के बाद आता है 116। 116 हमको बता रहा है, 116 हमको बता रहा है कि कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण और यदि अपराध नहीं किया जाता। तो यहाँ पे तो 115 में तो हमको बताया गया था डेथ और एलआई के बारे में, और जो 116 है वो हमको बता रहा है कारावास के बारे में, इम्प्रीजमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है हमको कि जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंधित संहिता में नहीं किया गया है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि का, दीर्घतम अवधि यानी सबसे ज्यादा अवधि जो होगी उसके 1/4 भाग तक दंडित किया जाएगा। और अगर दुष्प्रेरित व्यक्ति या दुष्प्रेरक लोक सेवक है तो दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक दंडित किया जाएगा। ये कौन बोल रहा है हमको, 116 बोल रहा है। 116 में 2 पॉइंट आते हैं, जैसे 115 में 2 पॉइंट आए थे 7 वर्ष और 14 वर्ष तक के कारावास के, और यहाँ पे जो 116 वाला कारावास से दंडनीय अपराध का बात है इसमें दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग, और यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति या दुष्प्रेरक जो होता है वो लोक सेवक है तो दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक वो व्यक्ति या दुष्प्रेरक दंडित किया जाएगा। ये बात हमको बोल रहा है 116।
अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ के चलेंगे 117 की तरफ। 117 बोल रहा है हमको कि लोक साधारण द्वारा 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रयोग होगा। तो क्या होगा कि जो कोई लोक साधारण द्वारा 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के लिए किए जाने का दुष्प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वही 118 हमको बोल रहा है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। 118 में बताया गया है। तो ये हमको बोल रहा है कि जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना सूकर बनाने के आशय से, सूकर यानी सरल बनाने के आशय से, या संभवतः तद द्वारा सूकर बनाएगा। सूकर वही सरल बनाना, ये जानते हुए ऐसे अपराध किए जाने की स्वेच्छा से किसी कार्य या लोभ द्वारा या कोड में परिवर्तित करने के प्रयोग द्वारा अथवा किसी अन्य सूचना छिपाने वाले उपकरण द्वारा एक डिजाइन का अस्तित्व छिपाता है या ऐसी परिकल्पना के बारे में व्यपदेशन करता है जिसका वह मिथ्या होना जानता है। ये सब हमें एक्ट की लैंग्वेज में लिख रखा है। तो फिर क्या बता रहा है कि यदि वो अपराध कर दिया जाता है और अपराध नहीं किया जाता तो किस दंड से दंडनीय होगा। तो बता रहा है कि यदि ऐसा अपराध कर दिया जाता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोनों में से किसी भांति मतलब सादा और कठिन, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि हो सकेगी 7 वर्ष तक की, अथवा यदि अपराध नहीं किया जाता तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि हो सकेगी 3 वर्ष तक की दंडित किया जाएगा और दोनों दशाओं में से हर एक में जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ पे 7 वर्ष यदि अपराध कर दिया जाता है और अपराध नहीं कर दिया जाता तो 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा और दोनों में क्या होगा, उसको जुर्माना भी दिया जाएगा। ये बात हमको बताई 118 ने। अब 119 हमको बोल रहा है किसी ऐसे अपराध किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है ना। पब्लिक सर्वेंट कंसर्निंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट करना यानी निवारण करने का उसका कर्तव्य है और वो क्या करता है, उसको छुपाता है। लोक सेवक हमने कहा पढ़ा था, जब हमने डेफिनेशन क्लोज पढ़ा था तो आया था हमारा 21 लोक सेवक। चैप्टर 2 किया था ना हमने सामान्य स्पष्टीकरण, तो उसमें 21 लोग 6 से लेके 52 तक के सेक्शन, तो उसमें जो सेक्शन 21 आया था वो हमको लोक सेवक के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो जो कोई लोक सेवक होते हुए उस अपराध का किया जाना जिसका निवारण करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, सूकर बनाने के आशय से संभवतः सूकर बनाएगा, यह जानते हुए क्या करता है, कोई डिजाइन तैयार करता है, व्यपदेशन करता है, मिथ्या होना वह जानता है, ऐसा करता है। तो अगर ऐसा अपराध कर दिया जाता है वैसे लोक सेवक के द्वारा तो कितने दंड से दंडनीय किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए दीर्घतम दंड यानी सबसे ज्यादा जो दंड दिया गया है उस अवधि के आधे दंड से वह व्यक्ति दुष्प्रयोग दंडित किया जाएगा। और क्या होगा, उसमें जुर्माना भी दिया जा सकता है। परंतु यदि इसमें अपराध मृत्यु आदि से दंडनीय है तो क्या होगा कि यदि वह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो तो दिनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी, उससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। परंतु मान लो दंडित किया जाएगा जब तो ये सिचुएशन हो गई आधे दंड से 10 वर्ष तक के कारावास से। परंतु यदि अपराध नहीं किया जाता तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के 1/4 तक होगी, इससे दंडित किया जाएगा। ये हमको बोल रहा है 119। फिर यही बात अगर इस तरीके की ही बातें ये जो सेक्शंस चल रहे हैं ना हमारे 118, 119 और 120 भी हमको इसी तरीके की कोई बात बोल रहा है। 120 क्या बोल रहा है हमको, 120 हमको बोल रहा है कि कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। तो क्या करेगा, वही किसी अपराध को करने को सूकर बनाने के आशय से कोई परिकल्पना की जाती है, उसको छिपाया जाता है, मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है, कोई डिजाइन छुपाई जाती है, कोई कार्य अवैध लोप किया जाता है। तो यदि अपराध कर दिया जाता है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के 1/4 होगी। ठीक है, और यदि वह अपराध नहीं किया जाता तो ऐसे कारावास जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के, यदि अपराध किया जाएगा तो 1/4 दंड से, और यदि अपराध नहीं किया जाता तो 1/8वें भाग से दंडित किया जाएगा और प्लस जुर्माना भी यहाँ पे दिया जा सकेगा, फाइन दिया जा सकेगा।
इस तरीके से वो दंडित किया जाएगा। तो ये तो था हमारा दुष्प्रेरण के बारे में। पर इसी पार्ट को जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमें चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 के हमको बताता है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जो केवल दो सेक्शन लेके बैठा हुआ है, 120 ए और 120 बी। ये हमको बताया चैप्टर 5 के अंतर्गत। तो जब हम आपराधिक षड्यंत्र की बात करते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, तो इसका थोड़ा सा हमको बैक पार्ट देखना पड़ेगा, इसका इतिहास टाइप का देखना पड़ेगा। वो हमको क्या बता रहा है कि जो आईपीसी थी उसमें हुआ था 1913 में एक संशोधन हुआ, और फिर क्या हुआ, ये जो धारा 5 जो चैप्टर 5 के है ये जोड़ा, और इसमें जोड़ी गई धारा 120 ए और 120 बी। ठीक है। और जो षड्यंत्र की परिभाषा हमको दी गई है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, वो हमको दी गई है 120 क में। 120 क को जब इंसर्ट किया गया था तो इसकी जो डेफिनेशन दी थी वो दी गई थी जस्टिस विल्म के द्वारा हमको दी गई है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। ठीक है। एक केस आया था मुल्कही बनाम आर आया था केस 1868 में एक केस आया था मुल्कही बनाम आर। उसके अंतर्गत जस्टिस विल्म थे, उन्होंने दी थी 120 ए की अंदर आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। जब हम 120 ए को देखेंगे, जब हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, तो लेकिन जो आपराधिक षड्यंत्र होता है यह भी अपने आप में एक अलग अपराध गठित करता है। दुष्प्रेरण की तरह यह भी एक अपने आप में अलग अपराध है, क्योंकि किसी कार्य को अपराध करने का षड्यंत्र उस कार्य अपराध को किए जाने के पूर्व की स्थिति होगी। जैसा कि हमने देखा था कि कोई व्यक्ति जब अपराध करता है, जब तक उसकी सोच उसके माइंड में है कि भाई मेरे को किसी व्यक्ति को मारना है, लेकिन जब तक ये सोच उसके केवल दिमाग के अंदर है तब तक उसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने उस अपराध के बारे में जो सोचा, किसी अन्य व्यक्ति को उसने शामिल कर लिया, अपनी सोच को किसी और को ट्रांसफर कर दिया, और वो दोनों व्यक्ति सम्मिलित होकर कोई आपराधिक कार्य करते हैं, तो ये आपराधिक षड्यंत्र होता है। तो 120 ए की डेफिनेशन देखने पे हमको पता चलता है कि क्या होते हैं इसमें, दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। एक अकेला व्यक्ति तो आपराधिक षड्यंत्र कर ही नहीं सकता, तो कितने व्यक्ति होंगे इसमें होंगे दो या अधिक व्यक्ति। किसी अवैध कार्य, कैसा कार्य होगा, अवैध कार्य, जो कि वैध नहीं होता अवैध होता है। या क्या होंगे, ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तो उसे आपराधिक षड्यंत्र कहा जाएगा। तो जब हम आपराधिक षड्यंत्र की डेफिनेशन देखी तो क्या लगा हमको कि भाई कितने व्यक्ति होते हैं, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य समझौता या सहमति होती है, और इनमें क्या होता है, आपराधिक षड्यंत्र का एक मूल तत्व होता है कि भाई किसी अपराध को करने के बारे में दोनों मिलकर समझौता करते हैं कि हम कोई अपराध गठित करेंगे। मान लो हत्या के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, तो दोनों मिलकर सहमति करते हैं, समझौता करते हैं कि हम किसी व्यक्ति की हत्या करेंगे। ठीक है। तो फिर क्या होता है, इनके मतलब व्यक्तियों के मध्य समझौता किसी अवैध कार्य को करने या किसी वैध कार्य को अवैध साधनों से के द्वारा करने के लिए भी होता है, और ऐसे समझौते के अनुसरण में उनके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। तो ये हो गया हमारा आपराधिक षड्यंत्र। तो जब आपराधिक षड्यंत्र को देखते हैं तो हमें इसका दंड भी देखना जरूरी होता है। तो जो 120 ख है, 120 बी नाम की धारा है, वो हमको बताती है आपराधिक षड्यंत्र का दंड, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो जो भी कोई व्यक्ति है वो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, शामिल होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, यानी कोई दंड नहीं दिया गया है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया है। जो हमने दुष्प्रेरण अभी चैप्टर 5 पढ़ा था, उसमें जो दुष्प्रेरण के प्रोविजन बताए थे, वही दुष्प्रेरण की बात हुई है यहाँ पे। तो जो कोई 2 वर्ष से कम के अपराध को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित होगा, वह किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से अधिक नहीं होगी, कितनी नहीं होगी, 6 मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये बात बोली हमने हमको आपराधिक षड्यंत्र के बारे में चैप्टर 5 सेक्शन 120 ए और 120।
अब हम देखते हैं आपराधिक षड्यंत्र में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में और अबैटमेंट यानी दुष्प्रेरण में अंतर क्या होता है। ठीक है, ये आपराधिक षड्यंत्र है जिसको बोला जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और ये दुष्प्रेरण है जिसको बोला जाता है अबैटमेंट। ये आता है हमारा सेक्शन 120 ए और बी में, और ये आता है हमें सेक्शन 107 में। ठीक है, तो इसका प्रकार कैसे होता है, ये एक ही प्रकार से हो सकता है, इसके कोई प्रकार नहीं है, मतलब दोनों ने समझौता किया, सहमति करी तो आपराधिक षड्यंत्र हो गया। लेकिन ये 3 प्रकार से होता है। कैसे कैसे हो सकता है, एक तो उकसाने के द्वारा, किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाया, सहायता दी और षड्यंत्र में शामिल हुआ। ठीक है, समझौता, क्या यहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच समझौता होता है किसी अपराध को करने के संबंध में, लेकिन यहाँ पे किसी समझौते की बात नहीं है। इसमें तो क्या किया जाता है, उकसाया जाता है, सहायता की जाती है और षड्यंत्र में शामिल किया जाता है। फिर आता है दुष्प्रेरण। क्या होता है, तो आपराधिक षड्यंत्र में तो दुष्प्रेरण आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें षड्यंत्र शामिल हो जाता है। ये हमको कौन बोल रहा है, ये हमको बोल रहा है दुष्प्रेरण के अंदर, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि जब दुष्प्रेरण को पढ़ा था तो षड्यंत्र को इसमें शामिल किया गया था। ये बात हमको इसने बोली थी। जो आपराधिक षड्यंत्र के बारे में एक केस आया था, सुशील सूरी का केस, सुशील सूरी वर्सेस सीबीआई 2011 के बारे में कहा गया था कि आपराधिक षड्यंत्र में करार को शामिल किया गया है। करार क्या होता है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, एग्रीमेंट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये बात बोली थी हमको 2011 के केस में। और एक केस आया था हरिद्वार बाबू भाई पटेल गुजरात राज्य। तो इसमें क्या किया गया था, इसमें ये माना गया था, इसमें कहा गया था कि भाई अकेले अपीलार्थी जो होता है वो सेक्शन 120 बी के अधीन षड्यंत्र के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अपराध होता है आपराधिक षड्यंत्र का, वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, सहमति से किया जाता है, समझौते के परिणाम स्वरूप किया जाता है। तो क्या किसी अकेले व्यक्ति को दायी ठहराया जा सकता है, नहीं, अकेले व्यक्ति को इसके लिए दायी ठहराया नहीं जा सकता। ये बात हमको बोली गई थी हरिद्वार बाबू भाई पटेल वर्सेस गुजरात राज्य 2013 के बाद में। ठीक है, तो ये थे हमारे किसके संबंध में प्रावधान, आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण के संबंध में प्रावधान, जो हमने कवर किए हैं चैप्टर 5 में और चैप्टर 5A में। तो अब तक हमने 1 से लेके 5 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर दी है, और इसमें शामिल हो गया है 5 के भी। तो देखा जाए तो टोटल 6 चैप्टर हो गए, लेकिन अगर हम इसको इसी में इंक्लूड करते हैं तो 5 क तक हमने आईपीसी के प्रोविजंस को देख लिया। ये एक हमारी सीरीज चल रही है जो आपके फास्ट रिवीजन में हेल्प कर सकती है आपको। तो अगर आपको हमारी ये सीरीज आईपीसी की अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज इसे आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें हमारे चैनल डी लॉ जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए डी लॉ इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।